Dia pa kan. Dia mai, dia pa. Waktu itu dia udah balik kan. Kalau tadi tidak berani. Apa kan? Recorded. This meeting is being recorded by. Recording now start. Live नहीं देगा. ओम शांति लीला दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो, ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ, मुझे एक्सेस दीजिए तो स्क्रीन शेयरिंग के लिए। हेलो, जी दे दिया। दे दिया। नाउ या थैंक यू। हेलो, ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं? जी जी दिख रहा है। स्लाइड दिख रही है ना? Yes, स्टार्ट करें? जी कर सकते कर सकते हैं ना? तो आज हम SFT 001 बुक नंबर 4 रिलेटिंग टू अदर्स, इस बुक्स पे आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो सेशन है ये इस पर चलेगा। यूनिट नंबर 1 है वर्किंग इन अ टीम। यहाँ फोटो में आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे मेंबर्स यहाँ टीम मेंबर्स हैं जिनकी अपनी अपनी सोच होती है। जब हम टीम फॉर्म करते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे कि हमारी हाथ की उंगलियां सब एक जैसे नहीं होती है, लेकिन अगर सब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वी गेन स्ट्रेंथ, वी गेन पावर। तो टीम का अहमियत ही ये है। क्यों हमको टीम फॉर्म करने हैं? क्योंकि अकेले हम कई बार टास्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक मजबूत टीम बनाए, है ना? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आज की आपकी प्रेजेंटर है बीके लीना कुलकर्णी फ्रॉम नासिक। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स है इंपॉर्टेंस ऑफ टीम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीम क्यों इतनी अहमियत रखती है, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। डेफिनेशंस, बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ टीम। अलग अलग टाइप की टीम, एक्चुअली टीम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फायदे क्या है, ये देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एंड वेल फंक्शनिंग। Characteristics of effective and well functioning team. फिर है when does the team building works, the team building cycle, ये भी हम देखेंगे इस यूनिट में। then 7 principles of turning individual into a winning team। माना क्या कि जब हम टीम फॉर्म करते हैं तो उसमें जो परचेज डिपार्टमेंट होता है
वो क्या करेगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो सारा सर्वे करेगा कि जो हमको ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल दिया है, तो उसके लिए जगह पहले सिलेक्ट करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट वाले ये भी सोचेंगे कि ये जगह ठीक है या नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वहां पर क्या क्या बेनिफिट्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। फिर फंक्शनल डेवलपमेंट देखेंगे, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हमें हेल्प कर सकता है इसमें, तो उसकी भी मदद हमको लेनी पड़ेगी। तो ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक मजबूत टीम हमारी फॉर्म होती है, और ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमको गोल दिया है वो अचीव करने में हमें आसानी होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा इस यूनिट के बारे में पढ़ने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। दीदी इस बुक पर। नंबर कौन सा है? बुक नंबर 4 SFT 0 आणि सॉफ्ट यूनिट स्किल्स का जो है ना 001, बुक नंबर 4 हाँ यूनिट नंबर 1 रिलेटिंग टू अदर्स है, और यूनिट नंबर 1 है वर्किंग इन अ टीम। इज इट ओके नाउ? चलो अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। मूविंग पास्ट मॉडल माना क्या कि जो ओल्ड कल्चर है लेबर का, वो कैसा था कि लेबर जो है वो सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी राय या ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, और मैनेजमेंट फिर उसको एनालाइज करके वही सब डिसाइड करेगा कि जॉब कैसे होना चाहिए और जॉब कैसे करवाना चाहिए लोगों से। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब समझ में आया है कि छोटा कंट्रीब्यूशन भी मायने रखता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस फॉर टीम ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेस कैसे मिलेगी टीम को? इट डिपेंड्स नॉट ऑन सो मच ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। एक अकेला आदमी अगर कंट्रीब्यूट करता है तो इतना मायने नहीं रखता है, हमको सबका ओपिनियन लेना पड़ेगा। सबके ओपिनियन पर आधारित ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से कुछ होने वाला नहीं है, इसमें आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। फिर है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपवर्ड फोर्स माना क्या, सब में एक होती है ना नेचुरल डिजायर ग्रोथ की, स्ट्रेंथ सबके अलग अलग होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी इच्छा होती है कि हम अपवर्ड जाए, आगे बढ़े जिंदगी में। तो उसके लिए सबके टीम मेंबर्स में अगर टीम को आगे बढ़ना है तो कोऑपरेशन ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर टू गिव और विथहोल्ड कंपनसेशन रिवॉर्ड, ये किसके अंदर आएगा कि जब हम अपवर्ड जाते हैं तो हमको कुछ इंसेंटिव्स भी मिलने अपेक्षित होते हैं। अगर कोई कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो चाहता है, उसकी चाहना ये होती है कि उसे किसी ना किसी फॉर्म में रिवॉर्ड किया जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, रिवॉर्ड में विथहोल्ड भी करते हैं, विथहोल्ड करने से नाराजगी डेवलप होती है, क्योंकि रिवॉर्ड सबको एक जैसा नहीं मिल सकता है। भले हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी एक आगे बढ़ता है, बाकी को पीछे रुकना पड़ता है। जो रुकते हैं फिर वो उसको पॉजिटिवली नहीं देख पाते, तो ये एक डाउनवर्ड फोर्स हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर काउंटर फोर्स है दे ऑपरेट टू कंट्रोल फ्री प्ले। आप जो भी आइडियाज दे रहे हैं, कोई ना कोई आपको कंट्रोल करते रहता है। कंट्रोलिंग से क्या होता है, आपका स्पिरिट थोड़ा लो हो जाता है। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल में हो जाएगा द इंडिविजुअल समटाइम्स अंडर एस्टिमेट, ये भी एक डाउनवर्ड फोर्स हो जाता है कि अगर मुझे कोई टास्क दिया है, अगर मुझ में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं खुद को अंडर एस्टिमेट करती हूँ कि नहीं बाबा मेरे से ये नहीं हो सकता, तो ये इंडिविजुअल डाउन फोर्स हो गया। फिर है इंट्रापर्सनल, मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जब हम टीम में काम करते हैं तो टकराव, फ्रिक्शंस ये होने की भी संभावना होती है, तो इसकी भी हमें केयर लेनी चाहिए। एक अच्छी टीम फॉर्म करते समय इन बातों का हमें ध्यान अवश्य देना चाहिए। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल जो होता है, उसमें क्या होता है, समटाइम्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट मेथड्स आर मिसयूज्ड। टॉप क्लास जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल को ही पैम्पर करते हैं। काम तो सब एक जैसा कर रहे, लेकिन किसी एक को ही फायदा मिल रहा है, तो ये भी फिर टीम बिल्डिंग में थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है, क्योंकि फिर लोग नाराज हो जाते हैं ना कि काम तो हम सबने एक जैसा किया, लेकिन इंक्रीमेंट सिर्फ इसी को मिला, या पोस्ट पोजीशन अथॉरिटी इसी के हाथ में चली गई सारी,
जबकि कंट्रीब्यूट तो हम सब कर रहे हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसमें डेफिनेशंस पे, डेफिनेशंस और टाइप ऑफ टीम्स। टीम के टाइप्स क्या होते हैं, तो उसमें एक पर्पस क्लियर होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी मार्केटिंग होनी चाहिए टीम में, वरना वो टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। फिर टीम का और एक टाइप होता है, वो होता है परमानेंट टाइप ऑफ टीम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट टाइप होता है टीम का, उस आधार से वो काम करते रहते हैं। लेकिन उस परमानेंट टीम को कभी कभी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं अलग से। अगर अलग कुछ करना है तो नेचुरली एडहॉक होना चाहिए। एडहॉक मींस एक एडिशन होती है टीम की, वो टीम टेम्पररी होती है, बस जैसे ही वो काम हो गया, हमारा काम हो गया, फिर वो डिसॉल्व हो जाती है एडहॉक टीम। तो ये दो टाइप के टीम्स होते हैं। फिर होती है मेंबरशिप, फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल। फंक्शनल जो मेंबरशिप होती है वो माना डिफरेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर का होगा, तो ये हो गया फंक्शनल टीम हेड्स उनके। लेकिन क्रॉस फंक्शनल माना जब हम एक कुछ टास्क करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं, तो उस समय हमें ये जो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं इनको सिलेक्ट करके उस टास्क में किस किस की आवश्यकता है उस अनुसार हम फॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल मेंबरशिप। तो यहाँ पे दिखाया है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम, ये जो फोटो दिखाई है इसमें दिखाया, देखो आप कैसे लैडर जो है वो कैसे चढ़ पाएंगे। सबका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन लेते हुए हम एक मजबूत टीम बना सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड पे। व्हेन डज द टीम बिल्डिंग वर्क, वो तब काम में आ सकती है, वो अच्छे से हम उसका फायदा उठा सकते हैं जब इंटरडिपेंडेंसी होगी। व्हेन ईच पर्सन हैज स्टेक, हर एक व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, हर एक को समान महत्व दिया जाएगा। फिर लीडरशिप, इफ द लीडर इज इफेक्टिव, लीडर कैसा होना चाहिए टीम का, वो खुद इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें ही टीम स्पिरिट होनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश प्रयास अगर वो करता है तो ही टीम आगे बढ़ पाएगी। फिर उसमें दिया है जॉइंट डिसीजंस। जॉइंट डिसीजन मींस क्या, कि अगर कोई डिसीजन हो गया है तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत ज्यादा फ्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और एग्रीमेंट भी होना चाहिए। वी शुड कम टू अ पॉइंट, ये नहीं कि सिर्फ एक मीटिंग हो गई उसके बाद दूसरी हो रही है और कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है, तो इसका कोई मीटिंग लेने का इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। टीम अगर बिल्ड करनी है तो हमारे में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की पावर और समझने की शक्ति होनी चाहिए। द डिसीजन शुड नॉट बी फोर्स्ड। अगर किसी ने डिसीजन ले लिया, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति या एक ही डिपार्टमेंट रादर उसको डोमिनेट कर रहा है, सबके एंगल से देखना पड़ेगा। परचेस डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं नहीं हम इतना पैसा नहीं रिलीज कर सकते इसके लिए, इस गोल के लिए या इस टास्क के लिए, तो हमको वे आउट निकालना पड़ेगा। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना नहीं है फंड्स, तो अब क्या करना चाहिए। तो फिर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर फंड्स कम है तो नेचुरली हम रॉ मटेरियल फिर लो क्वालिटी का लेंगे, अगर लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेंगे तो उसका आउटपुट भी लो होगा, फिर मार्केटिंग वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये सारे जो फैक्टर्स है वो हमको कंसीडर करने पड़ेंगे। फिर है इक्वल इन्फ्लुएंस, हर एक का इन्फ्लुएंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर हम आते हैं की फैक्टर्स इन टीम डेवलपमेंट, यही सब की फैक्टर्स हैं। हर एक को अपना अपना ओपिनियन वॉइस करने का अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक ही कोई अथॉरिटी ले रहा है और वही डिसीजन ले रहा है, इट शुड बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड। फिर रोल इन अ वर्किंग टीम, टास्क रोल होने चाहिए, मेंटेनेंस रोल होने चाहिए, इगोसेंट्रिक रोल। तो टास्क में कैसा होता है, टास्क फोर्स होता है टू अकम्पनिश द टारगेट, हमारा जो टारगेट है टास्क फोर्स होता है, उसकी पूरी जो प्रयास होता है वो अचीवमेंट की तरफ होता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, हम इसे अकम्प्लिश जरूर करेंगे। फिर आता है मेंटेनेंस का रोल। मेंटेनेंस का रोल क्या है, इंट्रापर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको हार्मनी में
ले जाए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको, क्योंकि वी आर वर्किंग विथ ह्यूमन ब्रेन्स नॉट ऑन मशीन्स, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये जो मेंटेनेंस रोल वाले होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करते हैं। ये मीटिंग के मिनट्स लिख के रखते हैं, पिछले मीटिंग में हमने क्या डिस्कस किया, अब हमारा क्या होना चाहिए रोल, अब हमने क्या डिस्कस करना है। तो ये मेंटेनेंस रोल वाले ये सब डिपार्टमेंट संभालते हैं। फिर है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक माना अगर कोई मीटिंग या कोई टास्क कर रहा है तो उसकी हमेशा ये इच्छा होती है कि मुझे कुछ रिकॉग्निशन मिले, मेरा वर्क जो है वो रिकॉग्नाइज हो, वो ऊपर जो टॉप अथॉरिटीज है उनके सामने आए। ये ना हो कि कोई एक काम कर रहा है और दूसरा ही उसका श्रेय लेकर जा रहा है, तो ये भी होता है। और ईगोसेंट्रिक का एक डाउनसाइड है कि कोई लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं टीम में, वो दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, उनके ओपिनियन को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे। तो ईगोसेंट्रिक में ये दो, ये एक उसकी फ्लिप साइड भी हो गई। तो यहाँ पे हमने ये जो पिक्चर है उसमें क्या दिया है, गोल्स। तो हमको जो टीम हम डेवलप करते हैं उसका गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर होने से भी रोल क्लियर हो जाएंगे, सबका अपना अपना रोल, हर एक डिपार्टमेंट का रोल एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर प्रोसीजर होनी चाहिए हमारे पास, किस प्रोसीजर से हमको आगे बढ़ना है। और प्रोसीजर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप भी, हमारा बॉन्डिंग भी पक्का होना चाहिए। इसलिए देखो इस ट्रायंगल का बेस ही है, यू शुड जेल वेल, ओनली देन यू कैन हैव अ वेरी गुड टीम स्पिरिट। तो हमें डायग्नोसिस भी करते आना चाहिए इश्यूज को। तो डायग्नोसिस के समय फिर नीचे से ऊपर जाना है। फाउंडेशन है हमारे इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, फिर हम आएंगे प्रोसीजर पे, फिर हमारा रोल डिफाइन होगा और डिफाइंड रोल के आधार पर हम अपना गोल अचीव करेंगे। देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या दिखाया है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ टर्निंग इंडिविजुअल इनटू अ विनिंग टीम। ये 7 जो प्रिंसिपल्स है ये हमको ध्यान में रखना है विनिंग टीम को बनाने के लिए। सबसे है सिनर्जी। सिनर्जी माना क्या, एंटायर टीम शुड बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, नो डिसएग्रीमेंट्स। अगर बहुत डिसएग्रीमेंट होगी तो हमारी सिनर्जी डेवलप ही नहीं हो सकती है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। देन है कोऑपरेशन इन द टीम। कोऑपरेशन इज अगेन अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल। जैसे कि परचेस और क्वालिटी में, क्वालिटी के जो डिपार्टमेंट है उनमें और परचेस में तालमेल होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ना कि परचेस डिपार्टमेंट वाले कहेंगे इतने फंड्स नहीं है तो आपको रॉ मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर हम रॉ मटेरियल थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का लेते हैं तो नेचुरली उसका आउटपुट भी वैसे ही होगा, फिर क्वालिटी वाले नाराज हो जाएंगे कि नहीं ये तो प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो क्वालिटी को मीट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए इनमें आपस में डिस्कशन होके ठीक से बजटिंग करके और फिर फोकस रहकर, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फोकस प्रिंसिपल होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन इट, कि हमको अपने जो फोकस है उससे हटना नहीं है। रिमेन फोकस्ड ऑन द टास्क, हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट, उसके ऊपर हमारा फोकस एंगेज रहना चाहिए। फिर द रियलिटी प्रिंसिपल माना क्या, रियलिटी एंड द रिस्पेक्ट प्रिंसिपल माना क्या, अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है तो वो विद पोलाइटनेस आपको बतानी है, फट से काटने नहीं आप कुछ भी बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उनको समझाना पड़ेगा ये क्यों नहीं हो सकता है। सो यू मस्ट रिस्पेक्ट, क्रिएट रिस्पेक्ट इन द टीम। देन रियलिटी चेक भी होना चाहिए, कि रियलिटी चेक माना क्या, कि हम सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रहे, उसमें रियलिटी टेस्ट हमेशा होनी चाहिए कि ये पॉसिबल है या नहीं, या ये करते समय हम कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, और इसको जो हम आज प्लान कर रहे हैं उसमें कभी ना कहीं फिट हो जाए तो उसको कैसे क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो दैट रियलिटी चेक हैज टू बी डन टाइम टू टाइम। फिर है ऑप्टिमाइजिंग प्रिंसिपल, और जो हमारे रिसोर्सेज हमको अवेलेबल है जैसे कि ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं या फिर हमारे रिसोर्सेस हैं, उसका ऑप्टिमम यूज करते आना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। कई बार क्या हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कई बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग होते हैं पर उनको ना इग्नोर किया जाता है,
वैसे देखा जाए तो सैलरी तो हर एक को एक जैसी है, तो क्यों ना हम सबका फायदा उठाएं, किसी एक को सिर्फ कोने में बिठा दिया, ये नहीं होना चाहिए। हर रिसोर्स, चाहे वो रिसोर्स पानी, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, मशीनरी, कुछ मशीनरी अगर आइडल पड़ी है जिसका काम ही नहीं कर रहे हम, तो वो फालतू में उसमें पैसा अटका हुआ है कंपनी का, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम प्रिंसिपल हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर है प्रोग्रेस। हर्डल्स जो आते हैं तो टीम को है, कई बार क्या हो जाता है, कुछ हर्डल्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा हमको पीछे भी हटना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा पीछे जाएंगे तभी हम उन हर्डल्स को पास ओवर करने का हमको एनर्जी या मार्ग मिल सकता है, ये नहीं कि वहीं के वहीं अड़े रहे। देन हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। हाँ, तो आपको अगर कुछ प्रश्न होंगे तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेट अस गो टू द सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट आपका है एनहांसिंग ओन एंड अदर्स आइडेंटिटी थ्रू डेलीगेशन। अब ये जो डेलीगेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिस्टम होती है डेलीगेशन की। आपके पास डेलीगेशन का जो ये इसमें जो दिखाया है आपके इसमें, एक सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति होता है, वो हर एक की स्किल के अनुसार उस डेलीगेट करता है वर्क। डेलीगेट करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे प्रॉपरली, लोगों को पहचान कर, उनकी ताकत को, उनकी टैलेंट को पहचान कर अगर आप डेलीगेट नहीं करेंगे, प्रॉपर डेलीगेशन नहीं होगा, तो भी आपकी सिस्टम काम में नहीं आएगी, इट वोंट वर्क। जैसे कि आपके यूनिट की शुरुआत में ही दिखाया है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगी आपसे, आप पढ़ सकते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट है जिसने एक गाइड चुना है, मिस्टर यू उनको नाम दिया है। वो गाइड बहुत बिजी है, लेकिन बिजी होते हुए भी वो तैयार हो गया, वो राजी हो गया है उसका गाइड बनने के लिए। और वो क्या कर रहा है, वो उसके पास समय नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम वो फीडबैक लेता है कि कहाँ तक आपका काम आया, फिर एक अच्छी सलाह भी वो देता है बीच बीच में, और फीडबैक लेकर उस व्यक्ति को भी एम्पावर कर रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही एक दूसरा है रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, उसको एक कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट में उसको पूछा गया, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ ना काम बड़ा स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि मान लीजिए पोस्ट खाली थी, बीच में 2 पोस्ट खाली थी। एक पोस्ट थी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट करना था, और एक क्लर्क को अपॉइंट करना था, लेकिन हुआ स्टोर क्लर्क को, लेकिन हुआ ऐसा कि वो सब उनका इंटरव्यू उन्होंने क्रॉस किया, हम 0 डाउन हुए 2 कैंडिडेट्स पे। वो कैंडिडेट्स 4 दिन तक आते रहे, लेकिन हमारा जो हेड है वो इतना बिजी है, ही इज अ फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, और दिन में वो 3-3 4-4 बाईपास सर्जरीज करते हैं, तो उनको समय ही नहीं था इनका इंटरव्यू लेने के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए। और वो फाइनल इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, इस कारण हम उन कैंडिडेट्स को अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि डेलीगेशन सिस्टम इनकी अच्छी नहीं है। पहले में देखा वो भी व्यक्ति बिजी था, लेकिन उसने क्या किया, पूरा ट्रस्ट और फेथ दिया और एम्पावर भी किया उस व्यक्ति को, इसलिए उसका थीसिस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेलीगेट ही नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट प्रॉपर डेलीगेशन, सारा वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले रहा है। अगर आप बहुत बिजी है तो असाइन करो ना, आपके अंडर जो लोग हैं इवन दे आर केपेबल, उनके ऊपर कुछ छोड़ दीजिए। तो इसके लिए डेलीगेशन की जो परिभाषा है वो हम इस ऑब्जेक्टिव के अंदर देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय पावर? सारी पावर एक ही व्यक्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं चलेगी, जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, कैसा होना चाहिए हमारा प्रोसीजर डेलीगेशन का। फिर है डेलीगेशन इन्वॉल्व्स केयरफुल थिंकिंग एंड प्लानिंग, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुली हमको थिंक करना पड़ेगा कि मैं जो जिस व्यक्ति को ये काम डेलीगेट कर रही हूँ, क्या उसमें ये पोटेंशियल्स है, क्या वो कर पाएगा, या उसके पास वो रिसोर्सेस है। फिर उसके पीछे प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए डेलीगेशन के पीछे। फिर व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डेलीगेटेड, क्या डेलीगेट करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी हमें अच्छी से सावधानी बरतनी पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल डेलीगेशन, ये भी पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन, इफेक्टिव डेलीगेशन तो हमें करना है, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने, बैरियर्स में ना कुछ अड़चने आएगी।
So what is power? Let us come to it now. What is power? Power game क्या करता है? पावर गेम हमें डोमिनेट करता है. यू हैव टू वर्क अगेंस्ट योर विल. कई बार क्या हो जाता है, जो पावरफुल होता है वो आपको बहुत पुश करता है, नहीं नहीं करो, आप ये कर सकते हैं. ये हो गया है पावर गेम. और कई बार देखा गया है कई इंस्टीट्यूशंस में इस पावर गेम के कारण अगर मेरी इच्छा नहीं है तो भी मुझे सुनना पड़ता है, एंड आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर. तो ये फ्लिप साइड हो गई पावर गेम की. देन पावर एंड डेलीगेशन. पावर एंड डेलीगेशन में ये पॉइंट आ जाता है, आई हैव नो टाइम सो यू डू इट. ये नहीं काम करेगा, मेरे पास समय नहीं इसलिए आप ये काम कर दो. ये भावना नहीं होनी चाहिए. समय नहीं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं. माना क्या आपको भी लगेगा अरे ये तो काम मेरे ऊपर झटक रहा है, ऑलरेडी मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, ऊपर से मुझ पर ये लाद रहा है. ये लादने की भावना नहीं होनी चाहिए. इट शुड वर्क, इट शुड नॉट, यू शुड नॉट फील बर्डन. ये दूसरे जो डेलीगेट काम किया आपके ऊपर, आपको बर्डन नहीं महसूस होना, उल्टा आपको लगना चाहिए अरे वाह मुझ पर तो विश्वास है, मुझ पर ट्रस्ट है मेरे बॉस का, इसलिए मुझे ये काम मिला है. खुशी खुशी राजी खुशी काम डेलीगेशन. तो ये एक सिस्टम होती है डेलीगेशन की. देन व्हाट इज डेलीगेशन? हाँ, डेवलपिंग पीपल. इफ ओनली आई हैड मोर टाइम, इट सेव्स टाइम. क्या होता है, हम अगर प्रॉपर डेलीगेशन करेंगे, काम किसी के ऊपर अच्छे से उनको दे देंगे तो हम भी तो फ्री हो जाएंगे ना उस काम से, और मेरा वक्त जो है वो बच जाएगा. तो डेलीगेशन रिड्यूसेस योर टाइम प्रेशर. जो बॉस है उसका अपना टाइम प्रेशर भी घट जाता है फिर. देन ही इज फ्री टू मेक डिसीजंस और टाइम डिवोट कर सकता है. वो कहते हैं ना, इफ यू एंगेज योर ब्रेन इनटू स्मॉल थिंग्स, यू रिमेंबर यू आर निग्लेक्टिंग समथिंग बिग इन लाइफ. छोटी छोटी चीजों में अगर हम हमारी बुद्धि अटकाते रहेंगे तो बड़ी चीजें या बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से फिसल जाएगी. इसीलिए डेलीगेट करना बहुत जरूरी है. डेवलपिंग पीपल, we should recognize their potential and they should also feel enthusiastic. उनको भी स्पिरिट आना चाहिए कि हाँ ये काम तो मुझे करना है. बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. डेलीगेशन अगर प्रॉपर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी इससे अच्छा डेवलप होगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली रन होगा. मानो कि अगर सारा काम मैंने अपने ऊपर लिया और मुझे किस कारण अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के वहां प्रेजेंट नहीं हो पाई और मैंने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं रखा, तो वो कौन करेगा फिर, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा. इसीलिए अपने अंडर के लोग जो है उनको काम डेलीगेट करते जाओ तो आप फ्री हो जाएंगे, यू विल बी टेंशन फ्री. फिर डेवलपिंग एटीट्यूड होना चाहिए अदर बेनिफिट्स में. हाँ, फिर हम आते हैं नेक्स्ट इस पे. यहाँ हम आ गए बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन. बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या हो सकते हैं इसमें दिया है. आई कैन डू इट बेटर. मैनेजर को क्या लगता है कि मैं ये काम दूसरे के ऊपर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है ये काम मैं ही कर सकता हूँ. ये भी क्या हो गया, ये इगोइज्म हो गया ना. आप देकर तो देखो, दूसरे आपका अनुभव शेयर कीजिए. हो सकता है आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि उसको भी तो आगे बढ़ना है ना जिंदगी में. अगर आपको बढ़ना है, सारी अथॉरिटी अगर आप ही के अंडर रखोगे तो दूसरा कैसा डेवलप होगा. आपके बाद किसी को तो आपकी जगह पर आना ही है ना. देन है आई लैक कॉन्फिडेंस इन माई पीपल. मुझे अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है. ये भी एक बैरियर होता है. आपको भरोसा करना पड़ेगा. आप देकर तो देखो, काम असाइन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा. फिर है आई डोंट हैव टाइम. ये भी एक बहुत अच्छा कारण बताते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है डेलीगेट करने के लिए, क्योंकि अगर मैं डेलीगेट करने जाऊंगा ना तो उसको बहुत समझाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं ही काम करूं. ये भी एक बैरियर होता है. देन आई विल लूज माई कैप. कैप मीन्स कंट्रोल, अथॉरिटी एंड पावर. ये भी डर होता है. हर एक इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर होता है मन में कि मैं अपना कंट्रोल, मैं अपनी अथॉरिटी, मैं अपनी पावर कहीं खो ना दूं किसी को मेरा काम डेलीगेट करके. फिर किसी किसी को होती है ऑक्यूपेशनल हॉबी. ऑक्यूपेशनल हॉबीज माना क्या, काम में इतना वो वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, वो इतना उनका लगाव होता है अपने काम से, वो छोड़ना ही नहीं चाहते.
दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हॉबीज। फिर हाई कंट्रोल नीड, अगेन अथॉरिटी होनी चाहिए मेरे हाथ में, ये उनका एक भावना होती है कि मेरे हाथ में ही अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं किसी और को ये अथॉरिटी नहीं दूंगा। तो ये हो गए बैरियर्स, ये हो गए अड़चने डेलीगेशन के लिए। फिर इनएबिलिटी टू डेवलप जूनियर, जो जूनियर्स होते हैं उनको वो डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। फिर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होता है। ऑटोक्रेटिक माना फॉलो द वे विच आई से, जो मैं कहता हूं वही आपको फॉलो करना है। हाँ, और फिर ब्यूरोक्रेटिक माना स्टेप वाइज आपको जाना है। इसका एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ डिस्कस करती हूँ, अपने पास टाइम। मान लीजिए ऑटोक्रेटिक मूवमेंट होगी, माना क्या कि अगर मुझे एक मशीनरी असाइन कर दी है किस कंपनी ने कि ये मशीनरी को आपको शिफ्ट करना है किसी दूसरी जगह, तो ये पूरा पावर मुझे दे दिया है। मैं जगह सिलेक्ट करूंगी, मैं सोचूंगी कि ये मशीनरी किस द्वारा रिलोकेट होनी चाहिए, मैं अपॉइंट करूंगी वो टीम को, उस टीम को, मशीनरी रिलोकेट हो जाएगी। अब मशीनरी तो रिलोकेट हो गई, लेकिन रिलोकेट करते समय मान लीजिए उसके किसी पार्ट में कुछ खराबी आ गई या पार्ट टूट गया। अब क्या होगा, पार्ट टूट गया, मैं ऑटोक्रेटिक हूँ, लेकिन मेरे में ये पावर नहीं है कि मैं बाहर जाके पार्ट खरीद कर लूं। और हो सकता है ये मशीनरी इंपोर्टेड हो फ्रांस से या जापान से या जर्मनी से मंगाई, तो उसका पार्ट भी इंडिया में कहाँ अवेलेबल होगा, वो स्पेयर पार्ट। तो यहाँ ऑटोक्रेटिक जो है वो थोड़ा सा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जाना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी माना क्या, एक स्टेप से दूसरी स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी, माना मुझे मेरे जो ऊपर बॉस है उनको मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई वो मशीन में रिलोकेट कर रही थी, उसमें ये पार्ट टूट गया है, नाउ आई हैव टू अरेंज फॉर इट। तो कैसे हो सकता है, तो वो अपने बॉस को बताएंगे। ऐसे करते करते जैसे सुपरवाइजर तक बात गई, सुपरवाइजर हैंड ओवर करेगा मैनेजर को, मैनेजर टीम लीडर को कंसल्ट करेगा, वो फिर और सीईओ को, वहां तक बात पहुंचेगी। अब वहां तक बात पहुंची तो फिर वो डिसीजन भी लेंगे कि भाई ये तो मशीनरी पार्ट है, ये अगर हम बाहर से मंगवा भी लिया तो इसको फिट करने वाला भी एबल पर्सन चाहिए ना। हो सकता है यहाँ से हमको एक किसी को भेजना पड़ेगा, तो ये फिर कॉस्टिंग और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भी जाना पड़ेगा, मशीनरी का वो स्पेयर पार्ट का कॉस्टिंग कितना है, फिर उस व्यक्ति को भेजना है। तो ऐसे ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जाएगा। तो दिस इज द, इससे आपको एक क्लियर आइडिया आएगी व्हाट इज ऑटोक्रेसी एंड व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे हम इस यूनिट से नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट, सॉरी, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हमारे पास टाइम। बैरियर्स इन एम्प्लॉय, हमने पहले देखा बैरियर्स इन जो डेलीगेट कर रहा है, मतलब जो टीम लीडर है उसके बैरियर्स। अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय में क्या बैरियर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंसी, उनके अंदर अनुभव की कमतरता होगी, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर होगा। और कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी माना क्या, खुद से ही कॉम्पीट करना, माना आगे बढ़ने का अगर उनमें दिल ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मुझ पर कोई काम असाइन हो रहा है, नई ड्यूटी मिल रही है और मुझे अवॉइड करना है, नहीं नहीं मैं तो ये हैंडल नहीं करूंगी, ये भी एक बड़ा बैरियर, माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है। फिर है बैरियर्स इन सिचुएशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स क्या हो सकते हैं। क्राइसिस मैनेजिंग क्लाइमेट, क्राइसिस मैनेजिंग क्लाइमेट माना कि अगर आपको कुछ क्राइसिस आ गए तो वो आपको मैनेज करते आना चाहिए, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर है ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से नहीं करेंगे। फिर डेलीगेशन, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट, डेलीगेशन कैसा होना चाहिए आइडियल और कैसा नहीं होना चाहिए, ये भी हमने अभी काफी डिस्कस कर लिया इसके ऊपर। फिर है 8 स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन। सिलेक्ट ऑन कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस, जब हम डेलीगेट कर रहे हैं किसी के ऊपर काम, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसको वो नो हाउ है कि नहीं, उसमें पोटेंशियल है या नहीं, और उसका विलिंगनेस होना चाहिए, वो जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर अगर आपने काम थोप दिया तो फिर कोई काम का नहीं ना, वो काम होगा ही नहीं, फिर उल्टा उसमें और अड़चने आएगी। फिर डेलीगेट द कंप्लीट जॉब, पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट रखो,
ये नहीं कि बीच बीच में उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो भी वो फिर नहीं हो पाएगा काम। डिफाइन द टास्क। अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो कई लोगों में एक भावना होती है, मैं अगर पूरा ज्ञान दूंगा इसको तो फिर मेरी अहमियत कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपको टास्क कंप्लीटली डिफाइन करना है। गिव देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्स। उनको भी थोड़े पावर्स हैंड ओवर करो। जो कैप हमने देखा ना, उनको भी थोड़े से अथॉरिटी आपको पास ओवर करनी पड़ेगी। स्टेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स एंड एग्री टू डेडलाइंस। आप क्या चाहते हैं उनसे, वो एक पूरा गोल डिफाइन कर दो, और डेडलाइंस भी आपको मीट करनी है। वो भी उनको एक टाइम लिमिट की उनको आइडिया आपको देनी पड़ेगी। माना क्या आप पूरा गोल उनको डिफाइन कर रहे हैं। देन मॉनिटर, गिव एंड टेक फीडबैक। जैसे कि हमने इस यूनिट के स्टार्ट में ही देखा, वो जो मिस्टर यू थे वो बहुत काफी बिजी थे, लेकिन टाइम टू टाइम वो जो गाइड थे वो अपने पीएचडी के जो स्टूडेंट थे उनसे फीडबैक ले रहे थे। और मॉनिटर, हाँ बताइए काम कहाँ तक पहुंचा है। ये नहीं कि हमने डेलीगेट कर दिया और हमने पूरे हाथ खींच लिए। नहीं, बीच बीच में आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। कहीं आपको कुछ अड़चन नहीं आ रही है, कहीं आपको कुछ और चाहिए, कोई और रिक्वायरमेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। मैंने काम सौंप दिया किसी के ऊपर और उसमें कुछ फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, तो मुझे दोषारोपण नहीं करना है, कुछ मुझे भी अपने ऊपर लेना। हाँ, हो सकता है मुझसे भी थोड़ा रह गया, शायद मैंने आपको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दिया, इसीलिए ये काम नहीं हो पाया। ये नहीं कि पूरा उसी के ऊपर थोप दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर की हमें भी लेनी है। फिर रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एफर्ट। उसको रिकॉग्निशन की भी अपेक्षा होती है एंड रिवॉर्ड की भी अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे हम यूनिट खत्म कर रहे हैं। हमारा सेकेंड यूनिट कौन सा था? हमारा सेकेंड यूनिट, हेलो, किस पे हमने चर्चा की अभी? आर यू लिसनिंग मी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? वर्किंग इन टीम। नहीं, वर्किंग इन टीम वाज फर्स्ट यूनिट। हम डेलीगेशन पे आ गए, हाउ टू डेलीगेट। आया समझ में? इसीलिए मैंने पूछा। ओके, आया समझ में? डेलीगेट कैसे करना है, काम असाइन कैसे करना है, किसके ऊपर हम। मुझे ना, आई एम वेरी सॉरी, मुझे फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमको 5 यूनिट्स कवर करने हैं। आप थोड़ा अलर्ट होकर ही बैठना पड़ेगा, ठीक है ना? आपको समझ में आ गया डेलीगेशन का टॉपिक? हेलो दीदी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हमारे इसमें नहीं है दीदी, ये डेलीगेशन का टॉपिक नहीं है? नहीं। कौन सी किताब खोली आपने? 4 नंबर। 4 नंबर करेक्ट है ना? हाँ, बुक नंबर 4 ये मूल्य है, नहीं है? होना चाहिए। SFT 001 सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल। हाँ, सॉफ्ट स्किल की किताब चल रही है। अच्छा हो गया आपने पूछ लिया। हाँ हाँ, सॉफ्ट स्किल की है क्या? हाँ, सॉफ्ट स्किल। वो 4 नंबर वो इसमें का है। हाँ, नंबर 4 नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स का 4 नंबर। हाँ, अच्छा, अभी ध्यान में आया। हाँ, आया ना आपने? हेलो दीदी, आपने देखना चाहिए हेलो? था, मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया। SFT हाँ 001। दीदी? अच्छा हो गया आपने पूछ लिया। हाँ, थैंक यू हेलो? दीदी, थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, हाँ, हिंदी में बहुत कुछ अलग सा लिखा हुआ है जो उसके वर्डिंग्स हमको इंग्लिश के साथ नहीं समझ रहे। समझ नहीं रहे आप ना, जो लेकिन समझा आप रहे फॉलो हैं, कीजिए। हाँ, आप जो समझा रहे हैं वो समझ रहा है, लेकिन वो हिंदी हाँ। की किताब से मैच नहीं हो रहा हमारे साथ। नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में जब शांति से पढ़ेंगे ना, आप ये जो कंसेप्ट में क्लियर कर रही हूँ ना, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। अभी आप वर्डिंग पे मत जाइए। ठीक है। हेलो दीदी। हाँ, दीदी जो असाइनमेंट भेजे है ना हमको, तो SFT वो 001 के क्वेश्चन भी है ना, तो वो उसमें आंसर्स मिल ही नहीं रहे क्योंकि वर्ड ही अलग है। नहीं मिलेंगे आपको। आप ना थोड़ा सा इंडेप्थ जाकर पढ़िए उसको। और अभी ना आप क्या कीजिए, आप फोकस सिर्फ सुनने का रखिए। अभी आप किताब को बहुत फॉलो मत कीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, आप कंसेप्ट पकड़ेंगे ना तो आपको किताब में समझना आसानी से हो जाएगा। बहुत ज्यादा वर्डिंग के ऊपर मत जाइए अभी आपको बराबर रिकलेक्ट होगा, क्लिक होगा, क्योंकि किताबें बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुई है। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। फिर हम आते हैं यूनिट नंबर 3। इसमें क्या दिखाया है? एनहांसिंग ओन एंड अदर्स आइडेंटिटी थ्रू एम्पावरमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। खुद में भी टैलेंट डेवलप करना है और दूसरों को भी एम्पावर करना है।
दूसरों को भी प्रेरणा देनी है आगे बढ़ने की। ये नहीं कि मैं खुद ही डेवलप करूं खुद को तो करना ही है, लेकिन साथ में क्या है, सबको लेकर चलना है, सब में ये करना है। इसके लिए हम रोज करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, एक बहुत अच्छा है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। हम हमेशा जिंदगी में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा प्लान होता है, फिर हम वो प्लान वर्क करते हैं, डू करते हैं माना उसके ऊपर हम काम करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं, उसको दिशा सही मिल रही है या नहीं। फिर अगर नहीं है, अगर हम सही दिशा में नहीं जा रहे, तो हम फिर से एक्ट करते हैं उसके ऊपर, और फिर प्लान चेंज करते हैं, माना हम फिर से कुछ और प्लान करते हैं कि नहीं ये तो वर्कआउट नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैं सुबह घूमने निकली, टहलने निकली, और मुझे मेरा प्लानिंग है कि मैं टहलने जाऊंगी, फिर मैं निकल भी गई, यानी डू पे भी आ गई, आई हैव प्लान, आई एम डूइंग इट नाउ, मैं निकल गई टहलने के लिए। फिर मुझे दिमाग में आया सडनली चलते चलते कि शायद मैंने गैस बंद नहीं किया घर में, गैस तो चालू ही है, अब मेरा प्लान चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। एक्ट क्या करना पड़ेगा कि मेरे साथ कोई अगर चल रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए, उनको मैं बोल सकती हूँ आप चलिए आगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, गैस बंद करके फिर मैं आपको ज्वाइन होंगी। यानी मुझे प्लान में चेंज लाना पड़ा ना। तो ये है PDCA साइकिल, इसको कहते हैं। ये साइकिलिक फॉर्म में चलती है। एक प्लान किया, उसके ऊपर हमने कार्य किया, फिर उसको चेक किया, फिर चेक करते हुए समझ में आया कि ये नहीं वर्कआउट हो रहा है, उसके ऊपर हमको एक्ट करना है फिर से, और फिर से अगेन वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ, तो एम्पावरमेंट क्या है? डायरेक्शन होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए हमको, यानी डायरेक्शन माना हमको प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन फोकस क्लियर होना चाहिए, सपोर्ट माना हमको करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए हमारे में, और ऑटोनॉमी यानी चेक एंड एक्ट। फिर इसमें हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है ये पाठ पढ़ने के, वो है द नेसेसिटी ऑफ एम्पावरमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट में हमको एम्पावर करना, क्योंकि बिजनेस रन हो नहीं सकता अगर हम अब खुद को एम्पावर नहीं करेंगे। हर एक बार हर एक समय कुछ ना कुछ नया होते रहता है। द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि एम्पावरमेंट का सही अर्थ क्या है। एम्पावरमेंट इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी अगर हमें डेवलप करनी है तो हमको खुद को सक्षम होना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर्स, फिर द डिफरेंस बिटवीन टैलेंटेड पीपल एंड नॉलेज वर्कर्स, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। फिर आउटकम ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, देन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। फिर हाँ, यहाँ हम आते हैं एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल यानी क्या? कम्प्लिशनचा बघा, हे कम्प्लिशनचा बघा, तुम्ही त्या वकिलांना बसला हे करत, त्याला नाही, आता तो जज जाणार, दुसरा येणार। हाँ, हॅलो, प्रश्न विचारायचा होता, काय विचारायचं होता? केस उभी राहणार हॅलो, मला ऐकू येत नाही, थोडं जोरात बोला तर। नाही, अलग सडन जाणार हॅलो हॅलो, कोण विचारायचंय का काही? हॅलो, देयर इज सम डिस्टर्बन्स। वकिलाला सांगायचं हा उधर कसं करतो। अब यहाँ पे हम देखेंगे TMS। TMS माना, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आतापर्यंतच्या काळात केस आणि हे आणि सगळ्या खर्च झाले, आता सगळ्या गोष्टी त्यांची गरज आहे, पैसे। हेलो, आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी पैसा। हेलो मैडम। हाँ, हेलो दीदी। हाँ बोलिए। ये कौन से 4 बुक में का कौन से नंबर का ये चालू है? अभी बुक नंबर 4 SFT वाला जो है ना, प्लीज आप ये एक बार चेक कीजिए। SFT 001 आपने फर्स्ट स्लाइड पे देखा होगा ना? हाँ, 001 वाला 001 निकाला है, पर उसमें हाँ। कौन से पेज नंबर
पेज नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे पास इंग्लिश बुक है। और आप ना बुक के अच्छा, हिसाब से अच्छा। मत चलिए, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। ओके ओके हाँ, ठीक है क्योंकि दीदी। बहुत वास्ट है ये टॉपिक। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, शाळेत होतं तुमच्या. चलो आगे मैं बढ़ू। हाँ दीदी, हाँ दीदी। हाँ, तो हमने देखा कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। एम्पावरमेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज एम्पावरमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। फिर मैनेजमेंट वर्सेस लीडर, सॉरी मैनेजर्स वर्सेस लीडर। जो मैनेजर होता है, हेलो, हाँ दीदी, आपने क्या थोड़ा हिंदी में बताइए सब, कि वो सब कंफ्यूज हो रहा है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में करेक्ट है, लेकिन हाँ। मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास सिर्फ इंग्लिश की ही किताब यहाँ पे अवेलेबल है। वो इसीलिए क्या था, वो कंफ्यूज हो रहा है ने, हाँ, तो थोड़े स्पेस में थोड़े से मीनिंग्स में फिर समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं आप एक काम कीजिए, आप वर्ड टू वर्ड मत देखिए, अभी आप नहीं, सिर्फ वर्ड टू कंसेप्ट वर्ड समझ नहीं है, लीजिए। पर तो भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है दीदी। हाँ, कंसेप्ट समझ लीजिए। पावलांचा आवाज कधी येतो असतो, आमची बाबा झोपलेली असते. चलू मैं आगे। हेल दीदी, हाँ बोलिए। हाँ दीदी। वो हिंदी में वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, जो आप इंग्लिश में मैं बोल रहे हैं आपको ना ही उसके बता रही वर्ड। हूँ आपको कि अभी ना आप किताब पे फोकस मत कीजिए, आप ना सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं, हम ना, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंग्लिश में जो वर्ड है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है ना मैं क्या बताना चाह रही हाँ, हूँ। कंसेप्ट समझ में बस आ रहा उतना है। ही सुनिए, अभी आप उतना ही फोकस कीजिए, क्योंकि ना हमको पूरे 5 यूनिट्स कवर करने हैं। आप उसके बारे में अभी मत चिंता कीजिए, आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि क्या आप तक पहुंच रहा है ना विचार। इसके बारे में पूछो मत, इसके बारे में पूछो। हेलो, आदमी आगे कैसे जाएंगे? हाँ दीदी। हाँ, आप ना कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। आप जब खुद किताब पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपने जब क्लास अटेंड किया तो आपको क्या समझाया गया। हाँ, एकदम वर्ड टू वर्ड हम नहीं जा पाएंगे, किताब बहुत बड़ी है आपकी। ओके दीदी। हाँ, नाही चार्जिंगची लाईट आहे. तो मैनेजर जो होता है उसके क्या क्वालिटीज होती है, वो प्लानिंग बहुत अच्छे से करता है, बजटिंग बहुत अच्छे से बनता है। ये हम डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट वर्सेस लीडरशिप। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, वो उसका प्लानिंग इतना परफेक्ट होता है, वो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। जो नियम है ना, नियमों में चलने वाला वो मैनेजमेंट होता है, इसलिए हम मैनेजमेंट कहते हैं उसको। और लीडर कैसा होता है, वो नए रिस्क टेकिंग उसमें होते हैं। कुछ नया चैलेंजिंग अगर इश्यूज होगा ना, तो वो बराबर पकड़ लेगा उसको। मैनेजमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं ना, एक चौकोर में ही हम सोचते हैं, वो मैनेजमेंट का काम है। और लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होगी ना, वो कुछ अलग कर सकता है, और खुद भी करेगा और दूसरे को भी प्रेरणा देगा, इंस्पायर करेगा। ही इज इनोवेटिव। और ये जो है मैनेजमेंट वाले जो मतलब मैनेजमेंट जो होता है, वो क्या करेंगे, रूल्स के अंडर ही काम करेंगे। और लीडरशिप जिसमें होती है, वो नए रूल भी बना सकता है, उसमें वो ताकत होती है, वो माइंडसेट को चेंज कर सकता है। मैं भी खुद थोड़ी सी फिर आपके साथ कंफ्यूज हो गई थी, मैं भी भटक गई थी राह। अब आ गया समझ में ये पॉइंट, मैनेजमेंट वर्सेस लीडरशिप। फिर हम देखते हैं, यहाँ इस पिक्चर में दिया है अचीवेबल एम्पावरमेंट और मोटिवेशन। माना क्या, हमारे सामने विजन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी जो होती है हमारे लीडर में, वो खुद बहुत स्टेबल और स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि लीडर ही हमारा कच्चा हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। रिसर्च अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। रेजोल्यूशंस हमारे पास पक्के होने चाहिए, प्लानिंग करेक्ट होना चाहिए, और ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर ये सब होगा तो उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट भी अच्छी तरीके का होगा। फिर नाउ लेट अस स्विच ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ क्या दिखाया है, व्हाट इज एंगेजिंग एंड टैलेंट। टैलेंट जिसमें होगा, वो नए रूल्स, नया तरीका अपना सकता है। और जो एंगेजिंग टाइप के पीपल होते हैं, वो होते हैं सिंसियर, वो बड़े सिंसियर होते हैं, वो जैसा नियम बताया गया है उसी अनुसार चलेंगे। लेकिन
एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको दोनों टाइप के लोग चाहिए होते हैं, एंगेजिंग टाइप के भी और टैलेंट टाइप के। व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट? तो इसमें हम देखेंगे कि जो टैलेंट मैनेजमेंट है उसमें एक नई सोच, एक नया कुछ करने की प्रेरणा उनमें मिलती है। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क, टैलेंट मैनेजमेंट वाले। और टैलेंट वर्सेस नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत सिंसियर होते हैं और वो रूल्स फॉलो करने वाले होते हैं। हाँ, दे विल ऑलवेज चेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बताया गया है, हमारे कंपनी का रूल है कि जो आप प्रोडक्शन लाइन पे जो प्रोडक्ट निकल रहा है, हर 10 प्रोडक्ट के बाद आपको 10वां प्रोडक्ट चेक करना है, फिर 11वें पे जाना है। अब क्या किया, जो टैलेंट वाला व्यक्ति होगा ना वो देखेगा हाँ 10 प्रोडक्ट में कई बार 10वां प्रोडक्ट चेक किया है, 5-6 बार मैंने चेक किया, ठीक आ रहा है, अब मैं अपना समय किसी और टारगेट पे, किसी और इस पे फोकस करता हूँ, ये तो ठीक चल रहा है काम। लेकिन जो नॉलेज वर्कर होते हैं ना वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, वो बराबर हर 10th प्रोडक्ट को चेक करेंगे, मॉडिफाई करने के लिए वो बहुत राजी नहीं होते। ये फर्क होता है टैलेंट वर्कर में, टैलेंट पीपल में और नॉलेज वर्कर में। फिर टैलेंट मेक्स एंड ब्रेक्स द रूल, नॉलेज वर्कर कंजर्व्स द रूल, वो प्रिजर्व करने वाले होते, रूल्स को फॉलो करने वाले होते। टैलेंट क्रिएट्स, नॉलेज वर्कर इम्प्लीमेंट्स। जिसमें टैलेंट होगा, जो जिसमें कला होगी वो क्या होगा, कला की उत्पत्ति करेगा, और जिसमें नॉलेज होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो नॉलेज के आधार पर आगे बढ़ेगा। टैलेंट इनिशिएट चेंज, किसी भी चेंज के लिए वो तैयार रहते हैं, और नॉलेज वर्कर जो होते हैं वो लर्न करने के लिए, वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। टैलेंट इंस्पायर्स एंड लिफ्ट्स पीपल, खुद इंस्पायर करेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। नॉलेज वर्कर्स रिसीव इंफॉर्मेशन और वो मोटिवेट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। लेकिन टैलेंटेड पर्सन खुद इंस्पायर करता है, खुद खोज करता है नई नई आइडियाज की। फिर है टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कहा है TMS। टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम माना क्या, आई हैव सर्टेन स्किल्स इन मी बट माय जॉब प्रोफाइल नीड्स डिफरेंट और एडिशनल स्किल। मेरे में टैलेंट है लेकिन मेरा मैनेजमेंट कह रहा है कि आप में और कुछ नए एडिशनल टैलेंट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। जो टैलेंटेड पर्सन होगा ना फिर वो नया कोई कोर्स देखेगा, अपने को अपग्रेड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहती हूँ। जब बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन आया नया उस समय क्या हो गया, बहुत से जो बैंक के जो ये थे, क्या कहना चाहिए, बैंक में काम करने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने जॉब गिव अप किया और वॉलंटरी रिटायरमेंट VRS लेके घर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनमें वो दे वर नॉलेज वर्कर्स, दे वर नॉट टैलेंटेड, वो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा डर रहे थे। इसलिए यहाँ जो नीचे पिक्चर दिखा है, देखो पहला जो है बल्ब दिखा है, माना उनमें आइडियाज हमेशा चमकती रहती, नई नई प्रेरणाएं उनमें उत्पन्न, नई आइडियाज डेवलप होती रहती। और यहाँ पे दिखा है किताबें, वो थोड़ा सा रूल्स फॉलो करने वाले होते, खुद को बदलते नहीं है। जो खुद में परिवर्तन लाने के लिए थोड़े हिचकते हैं उनको कहेंगे हम नॉलेज वर्कर्स। तो ये दिखा है टैलेंट वर्सेस नॉलेज वर्कर, इनमें क्या डिफरेंस है। फिर आते हैं हम नए टॉपिक पे, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। क्या प्रोसीजर होना चाहिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट? प्रोसेस ये होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, किसमें क्या टैलेंट है ये आपको पता होना चाहिए। कि अगर मैं डेलीगेट कर रहा हूँ अपना समय या अपना वर्क, तो उसमें वो टैलेंट होना चाहिए कैरी आउट करने का। इसलिए हमारा टॉपिक ही है एनहांसिंग द सेल्फ एंड अदर्स। खुद को भी आगे बढ़ाना है, खुद को भी ग्रो करना है अपने करियर में, और दूसरे की भी डेवलपमेंट देखनी है। ये हमारा की फैक्टर, ये हमारा फोकस होना चाहिए। फिर हम आते हैं
नेक्स्ट इसमें डेलीगेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्क। ये नहीं कि कुछ भी किसी को डेलीगेट कर, उस कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए वर्क में, उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस व्यक्ति को। फिर आया है पावर डिस्पोजिशन ऑफ सुपरवाइजर एंड मैनेजर। पावर डिस्पोजिशन माना कि दूसरे के ऊपर भी वो अथॉरिटी देनी चाहिए, उसको भी थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसके हाथ में भी कुछ पावर होने चाहिए, सुपरवाइजर और मैनेजर। देन प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। बीच बीच में हमको जब हम कुछ टास्क कर रहे हैं तो उसमें हमको बीच बीच में उनको पूछना चाहिए काम कहाँ तक आया, कैसे आया, हो रहा है या नहीं, या आपको और कुछ चीजों की आवश्यकता है। फिर करियर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। हमारे जो सबऑर्डिनेट्स है जिनके ऊपर हमने काम दिया उनको करियर ग्रोथ भी देनी चाहिए हमने, कि उनका भी करियर बनना चाहिए ना, नहीं तो सिर्फ हम उनसे काम ही निकलवा रहे, इससे नहीं होगा। उनको भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स उनमें हमको डेवलप करने पड़ेंगे, उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा नए नए स्किल्स देकर। तो यहाँ पे हम जो है हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं कि खुद को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, एनहांसिंग द ओन एंड अदर्स, आइडेंटिफाइंग थ्रू एम्पावरमेंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। हम दूसरे को भी मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरे को भी एम्पावर कर रहे हैं और खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारे में भावना होनी चाहिए, तो ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। इससे बेस्ट उदाहरण है कि अब जब हम ब्रह्म कुमारी का ही उदाहरण लेते हैं कि आगे बढ़ने के लिए संभावना सबको है। देखो, अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, कहीं ना कहीं आपकी विशेषता जरूर झलकेगी। देखो यहाँ पे दिया है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ, व्हाई एंड हाउ। टैलेंट ग्रोथ कैसे होनी चाहिए ये भी हमारा फोकस होना चाहिए, और कैसे करना है और क्यों करना है। टैलेंट ग्रोथ हमें क्यों करना है, हमारे करियर डेवलपमेंट किस मार्ग पर चलना है, कैसे चलना है, कैसे हासिल करना है, ये फोकस भी हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए। तभी हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी हमारे साथ आगे चलने की प्रेरणा देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपके जो किताब है ना उसमें काफी सारे बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, डेफिनेशंस दिए हुए हैं। जब आप इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कीजिए मेरा नंबर, ताकि कहीं अगर आपको मुश्किल हो रही है, अड़चन हो रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए, लीना कुलकर्णी 8600141763। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे पता है मैं थोड़ी फास्ट जा रही हूँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैडम। चैट बॉक्स में डाल दूं? ओके, या फिर आप विकास भाई जी से कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं नंबर, वैसी कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ हम अपने थर्ड यूनिट को फिनिश कर रहे हैं। वी आर एंडिंग द थर्ड यूनिट एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ यूनिट। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आई कांट को कट करके डू इट, आई कैन डू इट। माना क्या? एनहांसिंग ओन एंड अदर्स आइडेंटिटी थ्रू मोटिवेशन। आज जो जमाना है, आज आपने देखा होगा YouTube पे कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम लोग कितने से मोटिवेट हो जाते हैं, सुनते रहते हैं सारा दिन। कुछ ना कुछ हमको मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलते रहते हैं। कहीं से अच्छे विचार मिल जाते हैं, कहीं से अच्छी प्रेरणाएं मिलती है ना आप सबको। व्हाट इज मोटिवेशन? सॉरी, पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस यूनिट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? मैम नंबर चैट बॉक्स में, नंबर मैं बाद में देती हूँ आपको, अभी नहीं डालूंगी चैट बॉक्स में, लास्ट में डालती हूँ। हाउ एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पोरेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ एम्प्लॉइज जॉब परफॉर्मेंस माना हर एक एम्प्लॉय, हर एक जो काम कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो कैसा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है गोल को अचीव करने में। द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। वेरियस थेरीज ऑफ मोटिवेशन, अलग अलग सबकी सिस्टम होती है मोटिवेट करने की, वो थेरीज हम इस इकाई में देखेंगे।
some Indian studies carried out on motivation. भारतीय अभ्यास क्रम के अनुसार मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है, कैसे हैं, ये आपको इस यूनिट में पढ़ने मिलेगा. गाइडलाइंस टू बी कंसिडर्ड बाय द सुपरवाइजर. जो सुपरवाइजर है उसको कुछ ना कुछ एक गाइडलाइन मिलती है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, उस अनुसार, उस गाइडलाइन के अनुसार ही वो चलता है और मोटिवेट करता है. हाउ टू एनरिच जॉब्स सो एज टू मेक देम मोटिवेट फॉर द एम्प्लॉइज हु परफॉर्म देम. यानी जो जॉब कर रहे हैं उनको मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो मिलते हैं वो उनके परफॉर्मेंस को और भी अच्छे तरीके से कैसे करे इसकी प्रेरणा वो प्राप्त करते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है? बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर पर्सन्स नीड्स, drives, incentive, willingness to exert high effort to achieve organizations, personal through peers. पर्सनल भी पर्सनल तरीके से भी हम हमारे व्यवहार से भी कोई लोग मोटिवेट होते हैं. कई बार हम दूसरों को देखकर भी हमें प्रेरणाएं मिलती है. हमारे ब्रह्म कुमारीज में ही देखे ना, हम जब धारणाओं पर चलते हैं तो हमको भी मोटिवेशन एक दूसरे से बात करने से भी मिलती है. अरे हाँ, आप अमृत वेला इतनी अच्छे से करते हैं तो ठीक है, कल से मैं भी ऐसे ही करूंगी. तो एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहते हैं. तो डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन की? टू सेटिस्फाई नीड. सबसे पहला बेसिक होता है मोटिवेशन का फैक्टर कि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पहले हमको सेटिस्फाई करते आनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है सबसे पहले? कि सबको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, रोटी कपड़ा और मकान. ये बिल्कुल बेसिक है. ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिससे हम मोटिवेट होता है इंसान कि मेरे पास अच्छा खाना होना चाहिए, पेट भर के खाना होना चाहिए, वस्त्र मुझे अच्छे मिलने चाहिए और सर के ऊपर छत. इसीलिए तो हम बाहर जाके नौकरी करते हैं ना और काम ढूंढते हैं, बिजनेस करते हैं. तो ये बिल्कुल बेसिक फैक्टर हो गया मोटिवेशन का. नेक्स्ट आता है गेनिंग अथॉरिटी. दूसरा स्टेप है मोटिवेशन का कि मुझे अपने हाथ में अथॉरिटी आनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए मुझ में. फिर है इफ योर एबिलिटीज आर अंडर यूटिलाइज्ड यू गेट फ्रस्ट्रेटेड. अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप में बहुत क्षमता है लेकिन आपकी क्षमता को पहचानने वाले लोग ही आपके इर्द गिर्द नहीं है. तो आपको कितना भी मोटिवेट करें, आप फ्रस्ट्रेशन मोड में जाएंगे, आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे. इसलिए कहते हैं ना कि कंपनी जब लोगों को हायर करती है तो उसका ऑप्टिमम फायदा उठाए उस व्यक्ति का, तो ही वो आगे बढ़ेगा जिंदगी में. वरना क्या होगा? वो भी मूंझ जाएगा और काम भी तरीके से नहीं होगा. सोशल रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए. होती है ना सबको इच्छा कि अगर मुझे जनरल मैनेजर का पोस्ट मिल जाए तो मुझे मेरे आजू बाजू वाले, मेरे पास पड़ोस, उनसे भी जाके मैं शेयर करूंगी. आपको पता है आज मेरी पोस्ट बढ़ गई, मुझे इंक्रीमेंट मिला, मेरी सैलरी बढ़ गई. तो ये मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, इनके ऊपर हमें फोकस रखना है. फिर इससे क्या होता है? मोटिवेशन से हमारा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है, स्वमान जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में. हाँ, फिर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मोटिवेट सेल्फ. अगर मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ तो मेरे में जो मैक्सिमम पोटेंशियल्स है उसका मैं सही तरीके से यूटिलाइज करती हूँ. हाँ, सो दिस इज द नीड. ये जरूरी है मोटिवेटिंग फैक्टर्स के पीछे. ये हमारी जरूरतें हैं. सबसे पहले हमने देखी बेसिक जरूरत, वो पूरी होनी चाहिए. फिर देखा पोस्ट पोजीशन पे हम लोग जाते हैं. फिर देखा कि सिक्योरिटी भी होनी चाहिए. मोटिवेटिंग फैक्टर जो हमारे होते हैं हमारी सोशल नीड की तरफ तो देखते ही है, हमारे कॉन्फिडेंस भी हमारा बिल्ट इन होता है, लेकिन हमको सिक्योरिटी भी आनी चाहिए. हमारे जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. मोटिवेटिंग फैक्टर में ये सारी चीजें हमको ख्याल में रखनी चाहिए. फिर आते हैं थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई ऑफ डगलस मैकग्रो. उनके अंदर क्या कहते हैं कि अंडर द assumption of X and Y organization, there are two types of people, basically negative, who need push. कुछ होते हैं X factor
के लोग, उनको क्या होना चाहिए, उनको थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता होती है। हमेशा आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, वो एक्स टाइप के होते हैं। फिर वाई टाइप की, वाई थ्योरी वाले लोग कैसे होंगे, वो एंजॉय, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, आगे बढ़ने की उनमें प्रेरणा होती है। एक्स के बिल्कुल विपरीत होते हैं वो। फिर है फ्रेडरिक हेरबर्ग्स मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी। उन्होंने हाइजीन थ्योरी दी। हाइजीन थ्योरी माना ये मेडिकल टर्म से डिराइव हुआ है। ये जो शब्द है मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं ना, हाइजीन मतलब सफाई। इसका अर्थ है कि ये लोग क्या करते हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग होना नहीं चाहिए। आज का दुनिया में हम वही देख रहे हैं कि हम कोरोना ना पकड़े, इसके लिए हम पहले से ही सावधानी बरतते हैं। हाइजीन थ्योरी वाले जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो पहले खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन बाय एलिट मेयो। एलिट मेयो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने ये थ्योरी हमारे में कंट्रीब्यूट की, ऑर्गेनाइजेशन को ये एहसास दिलाया कि अगर आप कोई कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम या मीटिंग्स या कुछ डिस्कस कर रहे हैं या कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस समय थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स दो, रिफ्रेशमेंट रखो, तो क्या होगा, बहुत दिमाग में बहुत भरेगा नहीं। इसी के लिए हम अपने ब्रह्म कुमारी में ट्रैफिक कंट्रोल, ये याद रखिए आप। जब आप एलिट मेयो का कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो ये आपको क्लिक होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आप बुक के ऊपर ध्यान मत रखो, आप पहले ना कंसेप्ट पकड़ लो। आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे ना, तो बुक पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। फिर है वेरोम्स थ्योरी। विक्टर वेरोम ने क्या कहा है, मोटिवेशन, वैलेंसी और एक्सपेक्टेंसी। गुड परफॉर्मेंस अपराइजन शैल रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ सम रिवॉर्ड। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपसे वो काम हो रहा है, तो नेचुरली इन टर्न यू विल एक्सपेक्ट गुड रिवॉर्ड। हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है कुछ प्राप्ति के लिए, और अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से रिवॉर्ड देती है, तो वो भी थ्योरी काम करती है। ये सारी थ्योरीज जो है ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है, प्रेरणा स्रोत है ये। फिर क्ले एल्ड्रॉफ का है, वो क्या कहते हैं, ERG यानी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। फीलिंग आनी चाहिए हमको कि हम बिलोंग करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कई बार होता है कि आपको अलग थलग रखा जाता है, यू शुड गेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। हाँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ इस इंस्टीट्यूट में, अगर वो रिकॉग्निशन होगा तो ही आप मोटिवेट हो पाएंगे, रिलेट करेंगे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सोशल रिलेट, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में हम चल रहे हैं वहां हमारे संबंध पक्के होने चाहिए और हमको ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम अटके हुए किसी से वाद विवाद में फंस गए और हमारा करियर ही बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। तो ये थ्योरी जो क्लेटन एल्ड्रॉफ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ERG के आधार पर। और फिर हम आते हैं मैक्लेलैंड की थ्योरी पर, नीड फॉर पावर। हर एक इंसान के मन में होती है नीड फॉर पावर। लगता है ना हमारे हाथ में कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। इवन छोटे बच्चे को लगता है, अगर माँ बाप बार बार उसको बीच बीच में टोकते रहेंगे तो भी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए एवरीबडी शुड हैव सम पावर, कुछ ना कुछ पावर उनको अलॉट करनी चाहिए। नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन माना केयर एंड फेथ। ऑर्गेनाइजेशन को, टॉप मैनेजर्स को अपने वर्कर्स में उनका ख्याल रखते आना चाहिए, उनकी केयर लेनी चाहिए। इसके लिए सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए ना, फैक्ट्री में जरूरी है ना। और फेथ, ट्रस्ट भी होना चाहिए, वो होगा तो ही मोटिवेटिंग फैक्टर काम करेगा। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, आपको खुद को ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट हम इस चैप्टर को नहीं देख सकेंगे, काफी सारी थ्योरीज इसमें दी हुई है। वो थ्योरीज इतनी इंटरेस्टिंग है मोटिवेटिंग फैक्टर के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर इसमें कई सारे उन्होंने जैसे ये दिए टेबुलर फॉर्म में दिए हैं, एबिलिटीज दिए हैं, इंक्रीज मोटिवेशन। फिर ये भी बहुत सुंदर है, जेडी क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके रखा है उन्होंने, हाउ मच ऑटोनॉमी इज देयर इन योर जॉब। तो ये सारा आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। अभी हम इसमें इसके डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे, इतना समय हम नहीं कर दे पाएंगे इस टॉपिक को। फिर जो होता है मोटिवेटिंग प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा देखा गया है कि ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से मोटिवेटिंग स्पीकर्स बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं वो? ताकि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो भी मोटिवेट हो जाए। इसके लिए कभी कभी बाहर से भी हेल्प ली जाती है। तो इस यूनिट में आप यही पढ़ेंगे, मोटिवेशन यानी टैलेंट मैनेजमेंट स्किल। आपके जो टैलेंट है उसको आप कैसे मैनेज करके उसको कैसे स्किलफुल आप खुद को बना सकते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आप में कैसे डेवलप हो सकते हैं, या किससे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, वो इस पाठ्यक्रम में आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया आएगी। ठीक है ना? आ रहा है आपको समझ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत? मैं जानती हूँ कि मैं पूरा हिंदी में नहीं पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, इंग्लिश का हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमको तीनों लैंग्वेजेस पे ध्यान रखना है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। इज इट क्लियर नाउ? डिफिकल्ट हो रहा है पर दीदी। डिफिकल्ट तो है, मैं भी जानती हूँ। इवन मुझे जब ये लेना था तब मैं भी सोचती थी कि टाइम कैसे मैनेज करूंगी। और कुछ मतलब सब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। फास्ट जाना पड़ रहा है ना मुझे? फास्ट का नहीं है, पर वो समझ ही नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। अब और मैं क्या डिटेल में जाऊं? आपको मोटिवेशन क्या है पता है क्या? व्हाट इज मोटिवेशन, आप बताइए। प्रेरणा ना? हाँ, प्रेरणा, करेक्ट। वो आ रहा पर तो भी थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो रहा है सब। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोटिवेशन कैसा फैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ना, मैं भी जानती हूँ ये बहुत डिटेलिंग में है, बहुत डिटेल में है, लेकिन अब इसको क्या करेंगे आप? इसको कैसे पढ़ेंगे? दीदी इसके नोट्स निकाल के देना तो कर पाएंगे। नहीं, नोट्स की आवश्यकता, मैं आपको ही बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाना ही नहीं है। आपका जो पेपर पैटर्न है, आपको जो आंसरिंग करना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होगा, यस एंड नो वाले ही क्वेश्चंस है। इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप बिल्कुल वर्ड वाइज मत जाइए, आप कंसेप्ट को समझिए तो आपको आसान होगा चॉइसेस सिलेक्ट करने में। नहीं समझ में आ रहा दीदी, कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा? तो कैसे समझना, वही कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार फिर से किताब को पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शायद हो सकता है पूरा। हाँ, क्योंकि ये जो लेसन है ना, बड़ा वास्ट है। इट इज वेरी वास्ट। मैं बताता हूँ दीदी। हाँ, मैं बताता हूँ। इन लोगों को ऐसा समझाइए, इनके घर में नजदीकी में किसी में एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने का, उनसे पूछने का ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, डिपार्टमेंट आने का। वेरी गुड, वेरी गुड। से उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। घर में कुछ ना कुछ रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, बैंकिंग में, वो सब ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं ले ही रही हूँ, लेकिन मैं साधारण उदाहरण भी दे रही हूँ जानबूझकर, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ये टॉपिक थोड़ा टफ है, ये उतना आसान नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने कहा ना कि कर रही हो, नहीं आप तो कर ही रहे हो दीदी, कि हम सुबह घूमने जाते हैं, फिर हमारे दिमाग में प्लान होता है, मैं घूमने चली गई, फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने गैस ही नहीं बंद किया। ये बिल्कुल बेसिक मैंने लिया एग्जाम्पल। ये क्यों लिया? क्योंकि मैं भी जानती हूँ टॉपिक टफ है।
आई बात क्लियर? हाँ हाँ दीदी आई। क्लियर हो रही ना? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि टॉपिक थोड़ा टफ है, इसके लिए समय ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है ना, चल रहा है तो भी काफी समझ में आ ही रहा है। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरा नंबर आप ले लीजिए, और आप ना इतना क्रिटिकल मत होइए, क्योंकि आपको ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में पेपर लिखना ही नहीं है। नहीं वो तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप भी इतना टेंशन मत लीजिए। ओके। हाँ, थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। ओके। और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लीज मेरा नंबर लिख लीजिए 8600 हाँ हाँ 1417 हाँ 63। 63। लीना कुलकर्णी। फिर यहाँ पे देखेंगे हम हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज। ये टॉपिक एकदम सिंपल है। कैसा हम मोटिवेट करेंगे हमारे एम्प्लॉइज को? क्या मार्ग होना चाहिए उनको? कैसा प्रेरणा दे पाएंगे? चलिए आप मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ, मैं ही बात कर रही हूँ तो शायद आप थोड़ा सा जाम हो गए। बख्शीश देना। हाँ करेक्ट, बख्शीश देना, बराबर बोला। और उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो कैसा काम कर रहा है वो, बराबर है। और और डायरेक्शन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, वर्क को अप्रिशिएट करना। वेरी ट्रू, वर्क को अप्रिशिएट। देखो आपको समझ रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं आपको नहीं समझ रहा है? काफी कुछ तो आप जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड, टॉपिक इज रियली वास्ट। फिर है इंक्रीज मोटिवेटिंग पोटेंशियल्स ऑफ अ जॉब। इंक्रीजिंग मोटिवेटिंग पोटेंशियल ऑफ अ जॉब, उसके लिए क्या जरूरी है? स्किल, वैरायटी। फिर टास्क सिग्निफिकेंस, ये टास्क क्यों जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए। फिर ऑटोनॉमी। फिर है फीडबैक। बीच बीच में जब काम चल रहा है, जैसे कि आप मुझे फीडबैक दे रहे हो कि दीदी आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी मेरे लिए एक फीडबैक ही है ना, कि मैं कोशिश करूं कि थोड़ा धीरे जाओ, या आपको प्रेरणा दूं कि भाई अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप जब पढ़ेंगे किताब और अभी ध्यान से सुनेंगे तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे आपके डाउट्स। और फीडबैक में दो आता है, मीनिंगफुलनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंगफुल फीडबैक लेना चाहिए। अगर आप मुझे फीडबैक दे रहे तो ये नहीं कि मैं मूंझ जाऊं, अरे मैंने तो इतनी कोशिश की, आप तो मेरे बारे में ऐसा। नो, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग द फीडबैक। आप मुझे सही बता रहे कि दीदी आप फास्ट जा रहे हैं, लेकिन इसमें से आउटकम क्या होगा? भले ही मैं आज फास्ट जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, उसमें का कुछ मीनिंग तो नहीं होता। कुछ मीनिंग, आपको कुछ तो मीनिंगफुल लग रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए मुझे, जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक टफ है, मैं आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन आपको मैं इतना ही हेल्प कर पा रही हूँ समय की पाबंदी के कारण। फिर है नॉलेज रिजल्ट्स। आते हैं हम डेवलपिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमेशा हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये मोटिवेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में रखने चाहिए। कहीं से ना कहीं से किसी को कभी खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए उनको। वो जब बताते हैं कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया तो बिल्कुल जीरो से किया था और फिर आगे बढ़े, इसके लिए आपको स्वयं को भी काफी सारे किताबें बाहर की भी पढ़नी पड़ेगी। ये टॉपिक ऐसा है ना भाई, सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, सिर्फ परीक्षा पास करने के नहीं, आपको एक्सटेंसिव रीडिंग भी करना पड़ेगा। ये जो हम पाठ्यक्रम लेते हैं इसमें हमारी ओर से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छी किताबें, जैसे वो है ना 6 थिंकिंग हैट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो सब किताबें जो है ये पढ़ने में आनी चाहिए, तभी हम ये टॉपिक समझ पाएंगे, इस टॉपिक को अच्छी रीति समझ पाएंगे। हमारा एक्सेसिव रीडिंग पैटर्न होना चाहिए। We should develop the skill, we should develop the talent। इसके लिए हमारी ओर से भी कोशिश होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन तो करेगा ही, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स अटेंड करेगा। कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल प्रोग्राम, हमने खुद ने अटेंड किया ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, वहां देखा गया है
कुछ गिने चुने लोग ही उससे फायदा उठा पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दृष्टिकोण अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो ही इस मोटिवेशनल प्रोग्राम से हम अच्छी चीजें उठा पाएंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं हेलो हेलो, हाँ दीदी। आगे बढ़ू मैं? हाँ हाँ। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया है? एनहांसिंग ओन एंड अदर्स आइडेंटिटी थ्रू लीडरशिप। पहले मोटिवेशन देखा हमने, अब हमारे लीडरशिप पे। लीडर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? इस फोटो में आपको क्या क्या दिख रहा है? सपोर्ट, मोटिवेशन, गोल्स, सक्सेस, कंट्रीब्यूशन, टीम वर्क है ना? वो ऐसा होना चाहिए कि उसने सबको साथ लेकर चलने की उसमें प्रेरणा होनी चाहिए। 6 क्वालिटी चाहिए, 6 क्वालिटी। ये बहुत मेन बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए है। ये होनी ही चाहिए एक अच्छे लीडरशिप के लिए। ही शुड बी मोटिवेटिंग, उसने सपोर्ट भी देना है लोगों को। ऐसे नहीं हाँ मैंने आपको काम डेलीगेट कर दिया, अब तुम जानो, तुम करते रहो, ऐसा नहीं। सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए। फिर है मोटिवेशन, फिर गोल्स क्लियर होने चाहिए, फिर तभी वो सक्सेसफुल होगा। उसका अपना भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लीडरशिप में। खुद जो लीडर बना है उसका खुद का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और हर एक टीम का कंट्रीब्यूशन उसने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हाँ हर एक व्यक्ति मेरे टीम में महत्वपूर्ण है। और टीम वर्क में उसको ये देखना है कि सबको काम एक जैसा असाइन करे, ये नहीं कि एक ही के ऊपर बहुत लाद दिया, एक ही के ऊपर बर्डन दिया और बाकी एंजॉय कर रहे हैं। या फिर ऐसा ना हो कि किसी को ये फीलिंग आए कि मुझे तो बिल्कुल अलग थलग रख दिया, मुझे तो कोई इम्पोर्टेंट वर्क ही नहीं दिया। ये भी भावना होती है ना। तो एक लीडर होता है वो सबको साथ लेकर चलता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Why nation need effective leadership? आज हमारे देश को भी देखो, एक इफेक्टिव लीडर जब मिलता है तभी कोई भी नेशन, हमारी नेशन नहीं, कोई भी नेशन कब डेवलप करता है? जब उसका लीडर अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आया? हाउ लीडरशिप एज अ कंसेप्ट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। लीडरशिप को डिफाइन करना डिफिकल्ट है इस कंसेप्ट। अपनी सोच होती है लीडर्स के बारे में, अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है। फिर व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ अ डायनामिक लीडर। अपनी एक पर्सनालिटी होती है। अगर मैंने कहा लीडरशिप के बारे में, जब हम कहते हैं गांधी जी, तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज क्या थी? अहिंसा, करेक्ट। वो उनका अपना एक पर्सनालिटी ट्रेट था, सिंप्लिसिटी। उनकी अपनी नीड्स बहुत कम थी। ये लीडरशिप के अपने अपने एक क्वालिटी होती है, उससे वो लीडर बनते हैं। उससे वो लीडर बनते हैं। फिर द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर्स, ये काफी हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया। एक लीडर में और एक मैनेजर में क्या फर्क होता है? फिर 2 theories ऑफ लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड एग्जाम्पलरी। थर्ड है एग्जाम्पलरी, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। किसका चालू रिकॉर्ड क्या? सब आवाज आ रहा है। हाँ आवाज आ रहा है, वही मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रांजैक्शनल यानी गिव एंड टेक। से बंद कर दो। फिर है योर ओन लीडरशिप स्टाइल। सबकी अपनी अपनी लीडरशिप क्वालिटी होती है, आपकी अपनी एक पर्सनल स्टाइल होती है। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा आसान है ना, इसमें इतनी डिटेलिंग नहीं है। नहीं, अच्छा लग रहा है टॉपिक। ये आसान है टॉपिक में। हाँ, ये काफी आसान है टॉपिक। वो पहले वाला ना थोड़ा, फिर भी मैंने काफी सारा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके ही समझाने की कोशिश की, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, वो है डिफिकल्ट, मैं एग्री करती हूँ आपसे। फिर आपको क्या करना है इसमें? पर्सनालिटी को जो है डायनामिक होनी चाहिए। एक लीडर की पर्सनालिटी वो सबको इन्फ्लुएंस करते आना चाहिए।
लीडरशिप क्वालिटी का ये बहुत बड़ा ये है, डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ डायनामिक लीडर। लीडर कैसा होना चाहिए? इन्फ्लुएंस करते आना चाहिए, सबके साथ रिलेशनशिप हेल्दी होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, टीम लीडर के ऊपर पूरी डिपेंड होता है। टीम लीडर अच्छा है। किसी का माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही ठीक से, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है करने को कहिए ना। और टीम लीडर अगर स्ट्रांग होगा ना, तो ही ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज और स्विच ऑफ कीजिए। तो फिर टीम लीडर कैसे होते हैं? वो विजनरी होते हैं, उनके पास जो गोल होता है वो एकदम क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कितने सारे हमारे देश में ही विजनरीज है, कितनी सारी लीडरशिप क्वालिटीज है। स्पोर्ट्स पर्सन्स में देखो, कितने छोटे छोटे यंगस्टर्स प्रेरणा लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन से। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन आप बोलेंगे लीडर है अच्छे स्पोर्ट्स में? तेंदुलकर। करेक्ट, तेंदुलकर ही एकदम से स्ट्राइक होता है हमको नाम। धोनी। और फिर बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो कौन है? अंबानी। करेक्ट, मुकेश अंबानी। अंबानी, धीरूभाई अंबानी सबसे एकदम जीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने। किसी के अंडर वो काम कर रहे थे और आज देखो कितना बड़ा एम्पायर उन्होंने बिल्डअप किया। फिर वो कैसे होते हैं? लीडर कैसा होता है? ही शुड बी पैशनेट। पैशनेट माना बहुत उनको लगाव होता है अपने कार्य से, और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। बड़े फुर्तीले होते हैं ये लोग, फुर्तीले होते हैं, खुद भी आगे बढ़ेंगे और औरों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। फिर इनमें क्या होता है? ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है इनमें। लोगों को ये बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। Leader should be ideally in his field. Leadership is? Leader should be ideal in his Yeah, field. he should be ideal, correct. क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि आज की जो दुनिया में, एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको, एक हम किसी को माना लीडर मानते हैं, फिर उसके जो ड्रॉबैक्स हमारे सामने आते हैं तो हमको बहुत खराब लगता है। अरे हम तो इसको लीडर मानते थे, लेकिन इसमें तो यही अवगुण पाए गए। कई बार हमारे स्पोर्ट्समैन ड्रग्स में इन्वॉल्व दिखते हैं, या मैच फिक्सिंग, बीच में हमको कितना बुरा लगा। बड़े बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन का उसमें नाम आ चुका था। तो लीडर कैसा होना चाहिए? जैसे अभी भाई ने कहा, एक आइडल होना चाहिए जिसमें सारे गुण हो, कोई अवगुण ना झलके। फिर थेरीज ऑफ लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, और लीडर्स नॉट मैनेजर। आज दुनिया को जरूरत है लीडर्स की, अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। मैनेजमेंट वर्क तो हो रहा है ढंग से। आज मैनेजर क्या कर रहे हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होने दे रहे हैं, बड़े अथॉरिटेटिवली काम करते हैं, रूल के अंडर ही काम करो, ऐसे ही करो, मैं कहता हूँ वैसे ही करो। लीडर्स वैसा नहीं करेगा। ही इज ओपन फॉर न्यू नॉलेज। लीडर आणि मॅनेजर मधला फरक. हाँ, लीडर आणि मॅनेजरचा फरक, हे चांगले ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे मॅनेजर्स, आणि लीडर्स दे आर इनोवेटिव्ह, नवीन नवीन आइडियाज उत्पन्न करेंगे, ये मेंटेन अच्छा करेंगे। एक संस्था को मेंटेन करने के लिए मैनेजर चाहिए, और लीडर्स जो है वो डेवलप करते हैं नई नई आइडिया, इंस्पिरेशन देकर। फिर ये इनेट फॉलोअर्स है, कौन? मैनेजर्स, बिल्कुल फॉलो करेंगे, जैसा रूल है वैसा फॉलो करेंगे, और ये रूल सेट करेंगे। लीडर्स एक नया बदलाव लाएंगे, एक नई क्रांति लाएंगे, वो लीडर्स करते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? रूल्स को फॉलो करते हैं। सहयोगियों की जो क्षमता है उसको परखने को होना। करेक्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, चैलेंजिंग द प्रोसेस, इंस्पायरिंग द शेयर्ड विजन। जो लीडर होगा ना,
वो जो कंसिस्टेंट जो चालू प्रोसेस है उसको चैलेंज करता है, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करता है लीडर। मैनेजर तो ठीक है, वो मैनेज कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसको अच्छी तरह इंप्लीमेंट करके वो मैनेज कर रहा है। लेकिन आज लीडरशिप की बहुत आवश्यकता है हमको, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे में हमने देखा कि जब बैंक में इंसान सर्विस कर रहे थे कुछ साल पहले, वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने यूआरएस लेके घर बैठ गए। उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी जिनमें थी, उन्होंने क्या किया, हाँ ठीक है, हम विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज और हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे वर्क को और हम सीखेंगे नई आइडियाज। उनका बुक कीपिंग था, वो कॉपी पेन पे था, लेकिन उन्होंने कंप्यूटराइज एक्सेप्ट किया। जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़े। तो ये चैलेंज लेने की क्षमता होनी चाहिए, इंस्पायरिंग होने चाहिए लीडर्स, शेयर्ड विजन होना चाहिए। माना क्या कि आपके पास अगर कोई विजन है तो हम दोनों मिलकर साथ में काम करें, ये नहीं कि मैं ही आगे बढ़ूं। एनेबलिंग अदर्स टू एक्ट, सबको साथ लेने की प्रेरणा होनी चाहिए, एक अच्छा टीम वर्क डेवलप करते आना चाहिए। फिर है मॉडल द वे, एक आप रोल मॉडल क्रिएट करो, लोगों के सामने आप अपना एक रोल मॉडल क्रिएट करो। अभी छोटी सी बात है, आप घर में भी आपका रोल मॉडल दे सकते हैं। अगर आपको बताया गया कि आप एक ऐसे लिखिए आपके रोल मॉडल पे, ठीक है, आपने एक स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्ट किया, एक बिजनेसमैन सिलेक्ट किया या एक देश का नेता सिलेक्ट किया, आपके घर से भी तो आपको लीडर मिल सकता है ना। आपके घर के फैमिली मेंबर से भी आप कुछ लीडरशिप क्वालिटी उनमें देख सकते हैं। आप बताइए तो, कोई बताइए आपके घर में ऐसा कोई है जिससे आप कोई लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं? कोई है आपको प्रेरणा देने वाला आप ही के इर्द गिर्द पड़ोस जो में? रहते वो लीडरशिप ही रहते ना। कौन? बड़े जो बुजुर्ग लोग रहते। हाँ, बड़े बुजुर्ग, करेक्ट। लेकिन उनमें से आप क्या सीख सकते हैं? वो ये डिसिप्लिन और तो सीख ही सकते हैं। जैसे कि मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर, मेरे जो दादाजी थे वो फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी एक आंख किसी कारण चली गई एक्सीडेंट के कारण। फिर उस समय ब्रिटिश रूल था, तो उन्होंने क्या कहा कि अब आप फॉरेस्ट रेंजर नहीं बन सकते, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर के लिए आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दादाजी को वो नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने क्या किया, नाइट कॉलेज ज्वाइन करके लॉ किया और साइड बाय साइड टीचरशिप एक्सेप्ट की। उस समय उनकी उम्र 35 इयर्स हो चुकी थी। उस समय उन्होंने गिव अप नहीं किया जिंदगी में, उन्होंने एक जॉब एक्सेप्ट किया, नाइट स्कूल अरेंज करके लॉ का ग्रेजुएशन किया। ब्रिटिश राज में उनको खुश होकर जजशिप ऑफर की, वो जज बन गए। है ना ये अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उनमें? हमको प्रेरणा लेनी चाहिए ना उनसे। आगे की पीढ़ी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा फाउंडेशन दिया कि कभी भी जिंदगी में ये मत सोचो कि अभी मेरी उम्र हो गई, अभी इस उम्र में मैं क्या कर पाऊंगा, मेरी जॉब भी चली गई, मेरी जॉब भी चली गई। इसीलिए लीडर ऐसा होना चाहिए जो आपने कहा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कमिटमेंट ऑफ एग्जाम्पली लीडरशिप, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर आप लीडर बन रहे हैं, आप टीम लीडर बने मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। गिव अप नहीं करना है आपको, बीच रास्ते में ही टास्क को छोड़ना नहीं है। तो ये लीडरशिप का क्लियर हो गया आपको? यूनिट क्लियर हुआ? हाँ दीदी। Yes, yes, yes. वेरी गुड। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत फास्ट जाना पड़ा। नहीं, मजा आया लीडरशिप ये बहुत अच्छा था। मजा आया ना? इंस्पायर हुए ना आप लोग? हाँ दीदी। मैं भी इंस्पायर हो गई। नहीं तो मुझे लग रहा था पता नहीं आपको कैसे हेल्प करूं। नहीं तो सबसे पहला यूनिट हमने क्या देखा? वर्किंग इन अ टीम। वर्किंग इन अ टीम देखा। फिर सेकंड कौन सा देखा हमने? एनहांसिंग ओन एंड अदर्स, यानी डेलीगेशन पे हमने देखा कैसे काम दूसरे को डेलीगेट करे, ये नहीं कि उसको बोझ लगे, है ना। और ये नहीं कि मेरे को नहीं करना इसलिए मैंने आपको दे दिया, सौंप दिया, नहीं, मैं ये देखूंगी कि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। वो हो गया डेलीगेशन सिस्टम। फिर है टैलेंट, एम्पावरमेंट थ्रू टैलेंट। याद आया? टैलेंट पे हमने डिस्कस किया था। कौशल्य ना दीदी? कौशल्य, बरोबर, एकदम छान, व्यवस्थित तुमचं लक्ष आहे।
फिर हमने देखा मोटिवेशन, जिसमें आपने कहा कि मैं बहुत प्रेरणा fast हूँ। प्रेरणा 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 बराबर करेक्ट है। हाँ, हमने प्रेरणा प्राप्त की, मैंने भी आपसे प्राप्त की और आपने भी मुझसे प्राप्त की, ठीक है ना। अब हमको डटे रहना है और क्या बनना है, लीडर बनना है। लीडर बनना है। हाँ, तो इस टॉपिक से हमको डरना नहीं है, कंसेप्ट हमने क्लियर कर ली है। अब हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, लीडर बन के पढ़ेंगे। करेक्ट, लीडर बन के पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स ढूंढेंगे इसमें से कि किस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये तो बड़ा वास्ट है, लेकिन हमको सिर्फ मुख्य मुख्य मुद्दे लेने हैं इसमें से और किस पे हमको फोकस करना है। ये अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे, आप मुझे खुद बताएंगे, दीदी आप खुद बोलेंगे ये टॉपिक अच्छे से हमको अब समझ में आ गया। ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चंस? नो दीदी। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, हमने बिल्कुल समय पर में जो दीदी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो नहीं आए तो आपको पूछ सकते ना? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते। ठीक है, थैंक यू दीदी। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी। थैंक यू दीदी। ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ, तो हमने बिल्कुल समय पर खत्म किया ये टॉपिक, पूरे 5 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। साइलेंटली पेशेंटली आपने सुना। शांति, थैंक यू। थैंक यू, ओम शांति। दीदी इसका वीडियो मिल सकता है क्या? हाँ, जरूरत नहीं है, किताब से मैंने उठाया है। हाँ, किताब से उठाया है और आप आराम से इसका तो आ ही जाएगा, वीडियो इसका आ जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमिता दीदी से, वो जरूर इसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। एंड करूं सेशन को मैं?